बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। कोलकाता रेप और मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से अब जो नई जानकारियां आई हैं वो और भी ज़्यादा भयावह हैं। ये जानकारियां आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनरत डॉक्टरों के लिए किस मेडिकल कॉलेज में बेहद अजीबोगरीब डायरेक्टिव्स रिलीज़ किए गए हैं, नए निर्देश दिए गए हैं, जिनको पढ़कर आप अपने माथे पर हाथ रख लेंगे। इन सब से इतर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया जिसने संघीय ढांचे के लिए एक रूपरेखा तय की है नए सिरे से, खास तौर पर शक्तियों के और वित्त के विभाजन को लेकर। नज़ीर एक फील्ड की है, लेकिन इससे ये जो बहस चल रही है राज्य बनाम केंद्र जबकि होना चाहिए केंद्र और राज्य, उस पर नए सिरे से रोशनी पड़ेगी। इससे इतर जम्मू कश्मीर में सेना के जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उफ कोलकाता। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की टीम 14 अगस्त को कोलकाता पहुंची। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच टेक ओवर की। कोलकाता पहुंचकर टीम ने आरोपी की कस्टडी ली। सीबीआई की जांच किस दिशा में बढ़ रही है और पूरे दिन आज टीम ने क्या किया, बता रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार। सीबीआई अभी कोलकाता आ चुके हैं। आज सुबह कोलकाता आए हैं। दिल्ली से 7 ऑफिसर, सीबीआई के 7 ऑफिसर कोलकाता आ चुके हैं और जितनी जानकारी मिल रही है कल रात में ही कोलकाता सीबीआई ने दिल्ली ऑफिस में, दिल्ली हेडक्वार्टर में इसी केस का रजिस्टर की गई। फिर आज 7 ऑफिसर दिल्ली से कोलकाता आने के बाद ये सीबीआई ऑफिस में अभी एक बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। जिन सोर्सेज के मुताबिक ये इस ऑफिस के अंदर अभी हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। ये है कोलकाता की सीबीआई ऑफिस सीजीओ कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर आए थे दिल्ली से और बाकी 7 ऑफिसरों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। और जो अरेस्ट हुए थे संजय रॉय, उनको भी लाया गया। कोलकाता पुलिस संजय रॉय को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया और सौंपने के बाद अभी संजय भी इसी ऑफिस के अंदर हैं। उसको लेकर, आरोपी को लेकर अभी लाया जाएगा हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद फिर से सीबीआई का जो लॉकअप है इस ऑफिस के अंदर, वहाँ पे रखा जाएगा संजय को। दूसरी तरफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स को शंका है कि जांच में प्रभावशाली लोग दखल देना चाह रहे हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ललन टॉप की टीम जब कोलकाता पहुंची तो उन्हें भी छात्रों से ऐसी ही बातें सुनने को मिली। देखिए सिद्धांत मोहन की ग्राउंड रिपोर्ट का एक अंश। ये लोग अभी तक गेट के बाहर थे और ये लोग अंदर तोड़ के चले आए बैरिकेडिंग। कौन लोग हैं ये इसलिए हम लोग तोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को बताया गया है जहाँ पे मर्डर हुआ है सेमिनार रूम में, वहाँ पे वो सेमिनार रूम तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? जब तक इन्वेस्टिगेशन पास नहीं होगा, हम लोगों के पास जब तक प्रूफ नहीं आएगा कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, तब तक सेमिनार रूम नहीं तोड़ सकते आप लोग। ये आप लोग के पास कैसे इनको आए कि सेमिनार रूम को तोड़ा जा रहा है? अभी हम लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, वहाँ आंदोलन में एक सेकंड अगर आप देख सके तो काफी गतिरोध की स्थिति है। पुलिस फोर्सेज और हॉस्पिटल का सिक्योरिटी स्टाफ प्रोटेस्टर्स को पीछे धकेलने की कोशिश में है और प्रोटेस्टर जो है लगातार अंदर की ओर कोशिश कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कितनी सिक्योर है, कितनी सेफ है, कितनी साफ है कि सेमिनार हॉल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती फौरी तौर पे। लेकिन अभी प्रोटेस्टर की भीड़ लगातार हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। प्रोटेस्ट कर रहे मेडिकल छात्रों का आरोप है कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर अस्पताल का चेस्ट डिपार्टमेंट बना है और इसके ऑफिस में तोड़फोड़ कराई जा रही है। रेनोवेशन का काम चल रहा है। छात्रों का कहना है कि ये सब काम अभी कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ करने के मकसद से ये सब हो रहा है। आरोप ये भी है कि ये काम पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है। उस सेमिनार रूम का बगल का बीच का जो रूम है उसमें कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया गया है कर्तृपक्ष के तरफ से, बट वी आर स्टिल
जे अंडर द कोर्ट जो कल ऑब्जर्वेशन रखा उसमें कोर्ट परिष्कार मेंशन कर रहा है जे प्रिंसिपल और हॉस्पिटल की तरफ से कोई एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया गया था रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, बट कर्तृपक्ष जो था वो क्या कर रहा है, रिनोवेशन का ऑर्डर दे रहा है। सो दैट इज द वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस। सेमिनार हॉल और इसके आसपास की लोकेशन इसलिए अहम है क्योंकि इसी हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का आरोप है। प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर सबूतों की सुरक्षा को लेकर तो सशंकित हैं, साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग भी तेज हो रही है। प्रोटेस्ट बुलाने वाले एक संगठन द फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 13 अगस्त की रात देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से इस सिलसिले में मुलाकात की। हालांकि मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों के इस संगठन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली और कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि कानून बनाने की दिशा में 15 दिनों के अंदर काम शुरू होगा और हम इससे संतुष्ट हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने हड़ताल वापस लेने के लिए फोर्डा की आलोचना भी की है। डॉक्टरों के एक अन्य संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल अभी भी जारी है। दिल्ली एम्स ने भी कहा है कि हड़ताल जारी रहेगी। हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। फाइमा का जो स्ट्राइक का कॉल है वो कल कंटिन्यू रहेगा। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी किया गया है, जो CBI को केस देने का मामला आया था, यह मामला हाईकोर्ट के निर्णय की वजह से आया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। इसके अलावा अभी भी टैंपरिंग ऑफ एविडेंस और जिस सेमिनार रूम में बच्ची की हत्या हुई थी वहां पर दोबारा से पेंटिंग करने की और रेनोवेशन के नाम पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें सरकार कुछ न कुछ छुपाना चाहती है। अब तक प्रोटेस्ट के समर्थन में ज्यादातर उन पार्टियों के नेता बोले थे जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हैं, मसलन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आदि। लेकिन अब तृणमूल सांसद भी आगे आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने 14 अगस्त को ट्वीट किया और लिखा, लाखों करोड़ों बंगाली परिवारों की तरह मेरे घर में भी एक बेटी है, पोती है, इसलिए मैं भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने जा रहा हूं। 13 अगस्त की रात को ही तृणमूल की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मामले पर पहली प्रतिक्रिया दी। वैसे महुआ के सोशल मीडिया पोस्ट पर कई यूजर्स ने सवाल भी उठाया कि अन्य मुद्दों पर मुखर रहने वाली महुआ ने इस मुद्दे पर बोलने में 4 दिन का वक्त क्यों लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 5 दिन बाद जाकर घटना पर अपना बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर लिखा, पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। पीड़िता को हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा जो समाज में नजीर बने। ऑब्जर्वर्स ने ध्यान दिलाया, अभी भी राहुल ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधे निशाना नहीं साधा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। CBI को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर SP दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों DME सुशांत रॉय, डॉक्टर अभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। CBI कोर्ट मॉनिटरिंग है, CBI को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। इस केस पर अन्य राजनीतिक दलों और प्रदर्शनकारी संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, एक एक करके सुनते हैं। डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप, ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। निर्भया के बाद ऐसा लगा कि कठोर कानून आए, शायद कुछ स्थिति सुधरेगी, लेकिन लगातार एक के बाद एक, वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो हाथरस हो, ललितपुर हो, लगातार देश के हर कोने से इस तरह की खबरें आती हैं और बड़ा हृदय विदारक ये घटना थी। डॉक्टर जो कि समाज को स्वस्थ रखते हैं, लोगों को स्वस्थ रखते हैं, हम उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे, इससे ज्यादा दुखदाई और क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों को इसको जबरदस्त प्राथमिकता देते हुए मिल बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर कहां हम लोग चूक रहे हैं।
देश भर में इस घटना पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन सब के बीच कोलकाता से करीब 1300 किलोमीटर दूर असम के सिलचर से एक अजीबोगरीब आदेश आया, जिसने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरी के छात्रों को और डॉक्टर्स को और भी भड़का दिया। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज ने ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की और इसमें क्या लिखा? महिला डॉक्टर और अन्य छात्र कम रोशनी और कम आबादी वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। जहां तक संभव हो अकेले रहने से बचें। बहुत ज़रूरी ना हो तो रात में हॉस्टल या आवास से बाहर निकलने से बचें। बहुत ज़रूरी हो तो संबंधित अधिकारी को पहले सूचना दें। ड्यूटी करते हुए इमोशनली बैलेंस रहें और लोगों के अनावश्यक ध्यान खींचने से बचें। इस एडवाइजरी पर खासकर ऊपर बताए तीसरे पार्ट पर छात्रों ने कड़ी आपत्ति जताई। सिलचर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इसका विरोध सबसे पहले शुरू किया। सोशल मीडिया पर इसे महिला विरोधी बताया गया। स्टूडेंट्स ने कहा अधिकारियों को कमरों में रहकर आदेश जारी करने की बजाय परिसर में निकलकर सुरक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए। इस कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने भी एडवाइजरी की निंदा की और कुछ ही घंटों बाद इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया और कहा गया नई एडवाइजरी जारी की जाएगी। इन सब बातों से इतर कोलकाता वाले मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने वाले डॉक्टरों के हवाले से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें लेकर अब तक की जांच पर नए सिरे से सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये रेप नहीं गैंग रेप था? दरअसल 12 अगस्त से ही पीड़िता के परिवार वालों का और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था घटना में एक से ज़्यादा लोगों की संलिप्तता हो सकती है। कुछ ऐसा ही इशारा डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी भी कर रहे हैं। डॉक्टर गोस्वामी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स के अतिरिक्त महासचिव हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है और इसके आधार पर उन्होंने 3 बड़े दावे किए हैं। पहला, पीड़िता के वजाइनल स्वैब में 151 ग्राम लिक्विड पाया गया जिसमें सीमन भी शामिल हो सकता है। दूसरा, इतना सीमन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, इसलिए एक से ज़्यादा लोगों के इस कृत्य में शामिल होने का संदेह। और तीसरा, जितनी ज़्यादा और गंभीर चोटें हैं वो किसी एक व्यक्ति के बल प्रयोग से लगना मुश्किल है। इसमें भी एक से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी का शक है। उन्होंने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने बहुत सारे स्पेसिमेन कलेक्ट किया, स्वाब लिया, फोटो से लिया, एनाल स्वाब भी लिया, वेजाइनल स्वाब भी लिया। उसके साथ they took 151 grams of white thick viscid fluid from the endocervical canal instruments vagina के अंदर से। वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा, तो मैं हो सकता है कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और 2-3 और चीज भी मिक्स्ड हो सकता। इफ इट इज इवन सो तब भी ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5-5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन। स्वैब सैंपल होता क्या है? पोस्टमार्टम के लिए कितने तरह के स्वैब सैंपल लिए जाते हैं और इससे कैसे टेस्ट होता है, ये सब समझने के लिए हमने डॉक्टर से बात की। पोस्टमार्टम में जिस केस में हमको लगता है कि पेनाइल पेनिट्रेशन हुआ है, उस केस में ये एक तरीका होता है इस चीज को प्रूव करने का कि पेनिट्रेशन हुआ है। इसके लिए हम वेजाइनल स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं, ओरल स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री। केस पर डिपेंड करता है। वेजाइनल स्वैब में क्या होता है कि जब हम स्वैब कलेक्ट करते हैं, इससे हम 2 तरह की चीजें कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन, जिससे हमें पता चलता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कि स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है उसमें कि नहीं, और केमिकल एग्जामिनेशन से हम सेमाइनल फ्लूइड के और भी जो तत्व उसमें प्रेजेंट है उसकी जांच कर सकते हैं। इससे आपने स्वैब सैंपल को समझा। आप डॉक्टर गोस्वामी की बातों पर लौटते हैं। वो अपनी बातों में एक बात स्पष्ट करते हैं कि रिपोर्ट में 151 ग्राम लिक्विड का जिक्र है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा है, इसमें प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि असल में ये मात्रा 15.1 ग्राम हो सकती है और दशमलव के हट जाने से ये 151 ग्राम लिख गई हो। लेकिन अगर प्रिंटिंग एरर की इस आशंका को भी सही माने और ये माने कि वेजाइनल स्वैब से 15.1 ग्राम लिक्विड मिला, तो भी ये मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि एक एवरेज भारतीय पुरुष एक बार में 5 ग्राम के आसपास सीमन ही रिलीज कर सकता है। स्पष्ट है हर एंगल से इस कृत्य में एक से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का संकेत मिल रहा है। वही आशंका जो पीड़िता का परिवार पहले दिन से जता रहा है। जब ललन टॉप की टीम कोलकाता पहुंची तो पीड़िता के एक रिश्तेदार ने रोते हुए बताया कि जब उन्होंने परिवार के साथ जाकर उसकी डेड बॉडी देखी तो दोनों पैर ऑलमोस्ट समकोण पर खिंचे थे। जब तक पेल्विक गर्डल यानी कमर और पेल्विक एरिया को जोड़ने वाली पूरी हड्डी का स्ट्रक्चर टूटता नहीं है,
तब तक पैर इतने सीधे नहीं खींच सकते हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस कदर दरिंदगी उस लड़की के साथ की गई होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पढ़ते हुए मेरी आवाज़ कांप रही है, सुनते हुए आपकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे हैं, पर जिस पे ये बीती होगी उस पर क्या गुजर रही होगी। देखिए सिद्धांत और विजय की रिपोर्ट का ये अंश, ताकि आप भी इस सवाल को पूछने में शामिल हो सकें। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। जो घटना और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये सारी बातें घटना में एक से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का संकेत कर रही हैं। उम्मीद है जांच एजेंसियां इस अहम एंगल को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगी और जल्द ही न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को एक ऐसे मामले पर सुनवाई हुई जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 9 जजों की संवैधानिक पीठ को बैठना पड़ा। जी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। 80 से ज्यादा अपीलों को क्लब करके जोड़ के ये सुनवाई की जा रही थी। मामला ये कि जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, उन पर टैक्स लगाने का और राजस्व कमाने का हक किसका है, राज्य की सरकारों का या केंद्र की सरकार का। 9 में से 8 जजों ने फैसला दिया कि खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास रहेगा। सिर्फ जस्टिस नागरत्ना ने इसके विपरीत फैसला दिया। सीजीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य खनिजों पर और खनिज भूमि पर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में 1 अप्रैल 2005 से पहले के जो भी लेन देन या व्यापार हुए हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट का आदेश 1 अप्रैल 2005 के बाद से प्रभावी हो रहा है। तब से लेकर अब तक के ट्रांजैक्शंस पर राज्यों को टैक्स मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि बकाया टैक्स का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से 12 साल की अवधि में किया जा सकता है। 25 जुलाई 2024 से पहले की अवधि के लिए की गई टैक्स डिमांड पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। कोर्ट के इस फैसले से खनिज संपन्न राज्य मसलन ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आदि को फायदा होगा। कोर्ट में केंद्र सरकार के साथ साथ माइनिंग कंपनियों ने भी कहा था कि राज्य को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामला आता है खनिज विभाग के तहत और इस पर कोई भी कॉल लेता है केंद्र। लेकिन राज्य सरकारों ने तर्क दिया कि जमीन उनकी तो टैक्स भी उनका, क्योंकि उन्हें राजस्व का नुकसान हो रहा है। झारखंड और ओडिशा सरकार की तरफ से पेश हुए थे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, जिन्होंने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के पास सभी तरह की जमीनों पर टैक्स लगाने का अधिकार है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। ये मामला इस लिहाज से भी अहम रहा क्योंकि बहुत कम ही मौक़ों पर हमने देखा कि इतने सारे जजों की बेंच, वो भी सीजीआई समेत, किसी मामले पर सुनवाई के लिए बैठे। पर हम जानते हैं जब भी संवैधानिक पीठ बनती है, सीजीआई की ही अध्यक्षता में बनती है। चलते चलते आपको यह भी बता दें कि इस पीठ का काम क्या होता है। जब कोई ऐसा केस कोर्ट के सामने आता है जिसमें देश के संवैधानिक ढांचे का और उसमें दी गई व्यवस्थाओं की व्याख्या का जिक्र हो, तो कोर्ट स्वविवेक से संवैधानिक पीठ का गठन करता है। इसमें कम से कम 5 जज होते हैं। मामला बड़ा हो या बेंच फैसले पर ना पहुंच पाए तो जजों की संख्या बढ़ा दी जाती है। खनिज केस वाले में 9 जजों की संविधान पीठ इसलिए बिठाई गई क्योंकि ये मामला राज्य और केंद्र की शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा था। राज्य और केंद्र सूची से जुड़ा था, जिसका विस्तृत वर्गीकरण संविधान में है। इससे पहले केशवानंद भारती केस में भी 13 जजों की संविधान पीठ बैठी थी। ये ट्रिविया था आपके लिए। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ करीब 24 घंटे से जारी है। इस दौरान भारतीय सेना के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी मार गिराया गया, लेकिन अभी उसका शव बरामद होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा एक नागरिक के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। कुछ आतंकी अभी भी डोडा की अस्सर तहसील के पास बहने वाले एक नदी के किनारे छिपे हैं। सर्च अभियान चल रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उधमपुर में भी 13 अगस्त की शाम करीब 6 बजे सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला। आधे घंटे बाद मुठभेड़ शुरू हुई। गोलीबारी के बाद कुछ आतंकी उधमपुर के पटनी टॉप के पास के जंगल से डोडा में घुसे। सुरक्षा बलों ने रात भर इलाके को घेरा।
14 अगस्त की सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह 7:30 बजे गोलीबारी शुरू हुई और इसी मुठभेड़ में कैप्टन दीपक गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल्स में सिग्नल अधिकारी के पद पर तैनात थे और इस ऑपरेशन में वो क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। जम्मू में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकी हमले बढ़े हैं, उस पर समीक्षा के लिए दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अगस्त को ही एक बैठक भी बुलाई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। अगली सुर्खी दिल्ली से। तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। 14 अगस्त को कोर्ट में दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर थी और दूसरी सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें पीएमएलए एक्ट वाले केस में जमानत मिल चुकी है, जबकि उसमें जमानत पाने के प्रावधान सख्त होते हैं, तो फिर उन्हें सीबीआई के केस में नियमित जमानत से कैसे वंचित किया जा सकता है। सिंघवी ने यह भी कहा कि जमानत मिलना तो आरोपी का अधिकार होता है। दलील सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। दूसरी तरफ सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा। मामले पर अगली सुनवाई भी इसी दिन तय हुई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया। ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी। इस वक्त सीबीआई वाले केस में केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अगली सुर्खी बिहार से। पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 केस में बरी कर दिया। उन्हें घर पर AK-47 रखने के मामले में 2019 में गिरफ्तार किया गया था। MP-MLA कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अनंत सिंह हाईकोर्ट पहुंचे और अब यहां से उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया। हालांकि अनंत पर अभी भी कई मुकदमे चल रहे हैं, जैसे कि 2022 में इंसास राइफल की बरामदगी वाला केस। इसलिए वो जेल से बाहर कब आएंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, या शायद कहा जा सकता है राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से बाहर आएंगे। आपको याद होगा इसी साल 5 मई को अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल से पैरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर आए थे। लोकसभा का चुनाव चल रहा था। अनंत सिंह JDU का सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इस पैरोल पर विवाद हुआ था। जेल से बाहर आकर उन्होंने मुंगेर लोकसभा सीट, जहां की एक विधानसभा से वो विधायक हैं, वहां से JDU प्रत्याशी लल्लन सिंह को समर्थन का ऐलान किया था। मैंने कहा विधायक हैं, सत्य है विधायक थे। ललन टॉप में आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन। आप सभी को, हम सभी को इस स्वातंत्र पर्व की शुभकामनाएं। कोई भी कदम उठाएं नागरिक के तौर पर तो ये याद रखें हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया, सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर, क्रांति के रास्ते पर चलकर, इस दिन के लिए जब हम एक आज़ाद वतन में सांस ले सकें। आज़ादी मुश्किल से, मेहनत से मिली है। इसे बचा कर रखना, संवार कर रखना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। प्रणाम, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का और अपने वतन का खूब ख्याल रखिए।